स्वागत स्वागत आप सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान परिषद का गठन 45 वर्ष पूर्व हुआ था और तब से लेकर अब तक, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव की बात हो, राजस्थान परिषद इन सभी क्षेत्रों में महनीय कार्यों का संपादन करते आया है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है मीट द आइकॉन। ये मीट द आइकॉन प्रोग्राम है क्या? इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम रूबरू होते हैं उन हस्तियों से, उन महान विभूतियों से, उन व्यक्तियों से जिनका तेरापन धर्म संघ से ताल्लुक है और जिन्होंने अपने जीवन में सफलता के शिखर को छुआ है। हम क्यों उनसे मिलते हैं? हम उनसे मिलते हैं ताकि हम उनसे प्रेरणा ले पाएं। जो तमाम दर्शकगण पूरे विश्व भर में एक कार्यक्रम देख रहे हैं, वो उनसे कुछ सीख पाएं, उनके जीवन का अनुसरण कर पाएं, उनके जीवन शैली के बारे में जानकर वो भी अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकें। इसीलिए हम उनसे मिलते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में जानते हैं, उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष आए उनके बारे में जानकर हम भी प्रेरित होते हैं ताकि हम भी आगे बढ़ पाएं अपने जीवन में। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं कालू निवासी, कलकत्ता प्रवासी श्री नगराज जी बरमेचा। श्री नगराज जी बरमेचा, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। फॉरवर्डिंग, क्लियरिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज की इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा है श्री नगराज जी और साथ में तेरापन धर्म संघ से भी इनका विशेष संबंध रहा है, ताल्लुक रहा है। अभी हमारी जो सर्वोच्च संस्था है जैन श्वेतांबर तेरापंथ महासभा, उसके भी ट्रस्टी हैं श्री नगराज जी। श्री नगराज जी, राजस्थान परिषद की इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में एक बार फिर आपका जोरदार से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार तालियां हो जाएंगे लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं श्री कनक जी सेठिया, जो राजस्थान परिषद के संगठन मंत्री हैं और राजस्थान परिषद के डायनामिक प्रेसिडेंट श्री कमल जी तातेड़। मेरे साथ यहाँ पे हैं श्री राजेश जी सेठिया, जो राजस्थान परिषद के ट्रेजरर हैं। मैं विनय बैद, मीट द आइकॉन प्रोग्राम का वाइस चेयरमैन और राजस्थान परिषद यूथ विंग का कन्वीनर। तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरव्यू, आज का ये कार्यक्रम। हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती यहाँ पे हैं। नगराज जी, सर्वप्रथम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसे बीता, किस माहौल में आपका बचपन बीता? मैं एक्चुअली वैसे तो कालू का हूँ, लेकिन मेरा जन्म इंडो नेपाल बॉर्डर पे हुआ। अच्छा। विराटनगर के बगल में नेपाल में हरिनगरा एक प्लेस है, जन्म वहाँ हुआ। पढ़ाई लिखाई जोगबनी इंडिया में है, उसकी कॉलेज फॉरबिसगंज में है। फॉरबिसगंज कॉलेज से शिक्षा दीक्षा हमारी हुई वहाँ पे। अच्छा। बहुत ही साधारण परिवार से थे हम लोग और उसी हिसाब से बस एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की जो स्थितियाँ होती उसी दौर से निकलते हुए हम लोगों ने पढ़ाई चालू की, पढ़ाई की और काम में भी लगे रहे। वहाँ एक कल्चर था, पढ़ो और काम भी करो, उस कल्चर से हम निकले। तो नगराज जी, बचपन में कैसा परिवेश था आपके मतलब परिवार में? क्या धार्मिक? हाँ, ये शुरू से रहा हमारा। शुरू से ये था कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे मेरा जो घर था, जितनी भी साधुयाँ, साधु तेरापन समाज के या कोई भी जैन समाज के आना जाना, नेपाल जाना या नेपाल से आना, वो एक इंट्रांजिट पॉइंट था जोगबनी। अच्छा। तो एक दिन का प्रवास तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ होता ही था। और जोगबनी एक ऐसी जगह थी जहाँ तेरापंथी समाज के एक या दो ही परिवार थे। तो उसमें हम लोग की भावनात्मक जुड़ाव भी थे, सब तरह से था। और आसपास जैसे विराटनगर, जो फॉरबिसगंज, दोनों से लोगों से इस तरह के संपर्क थे और एक स्टेशन था, तो ये लाभ तो हम लोगों को मिलता था। अच्छा। बराबर। तो कहीं ना कहीं वो जो धार्मिक संस्कार आपको प्राप्त हुए हैं बचपन से ही? हाँ बिल्कुल, परिवार से भी मिले बचपन में और साधु संतों का भी जो है सानिध्य मिलता रहा, उससे भी हमें वो लाभ मिला और एक अट्रैक्शन, आकर्षण भी रहा।
तो नगराज जी, अगर मैं आपको ये पूछूं कि अगर मैं आपको एक यंत्र दूं जिससे आपको कहा जाए कि आपको बचपन में वापस भेजते हैं, तो वो कौन सा पल है, वो कौन सा यादगार पल है, वो यादगार पल आप फिर से जीना चाहेंगे? ये बचपन अपने आप में एक यादगार चीज़ें हैं। यंत्र नहीं, वो उसकी अनुभूति ले सकते हैं आप। हाँ हाँ। और उसमें कुछ और ज़्यादा देखने का नहीं है, वो बचपन बचपन है। अच्छा। वो आनंद अलग चीज़ें हैं। सही है। और उसमें तो वो सभी पलों को आप जीना चाहते हैं? एकदम जीना चाहेंगे, बिल्कुल। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। तो नगराज जी, फिर कैसे जीवन आगे बढ़ा, किस प्रकार आप व्यापार में की ओर अग्रसर हुए? ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं, क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज का जो बिजनेस है, और आपकी जो कंपनी है हनुमान रोडवेज, एक जाना माना नाम है। एक नेपाल में अगर हनुमान रोडवेज का नाम लिया जाए तो हनुमान रोडवेज इज सिनोनिम टू लॉजिस्टिक सर्विसेज। तो किस तरह आप इस ओर अग्रसर हुए? हम लोगों ने बहुत छोटे रूप से स्टार्ट किया था इसको। मैं जब जस्ट मैट्रिक करके निकला, उसके बाद पिताजी भी ट्रांसपोर्ट लाइन में ही थे। तो धीरे धीरे उसको देखने के बाद में बिखरा हुआ सा था। तो इसको मैंने संगठित करने का सोचा। नेपाल से जो भी कार्गो इंडिया आता था, मैंने उस पर फोकस किया। अच्छा। ये 80s के आसपास की बात है, 78 80s के आसपास की। एकत्रित कर लोगों को दिखाया कि मैं कैसे सर्विसेज दे सकता हूँ। अट्रैक्ट किया और हमने दिया। एक अट्रैक्शन बढ़ा, वहाँ से आगे बढ़े। तो एक वहाँ पे जो बॉर्डर पे जो एक्सपोर्ट था, उसमें ये समझ सकते हैं कि हम लोगों ने एक अपना पूरा ऐसा बना लिया कि सबों के चहेते बन गए हम। अच्छा। हाँ, और कोई भी नेपाल के जो जितने बड़े ग्रुप्स हैं, सबों के साथ रिलेशंस थे। फिर वहाँ से एक समय ऐसा आया कि हमारे भारत और नेपाल की संधि टूट गई। टूटने के बाद सभी व्यापार बंद हो गया। तो वो एक बुरा वक्त था हमारे लिए भी। एक साल कुछ भी काम नहीं रहा। किसी तरह वो समय निकाला, फिर संधि हुई, तो हम वहाँ से मैं शिफ्ट हो गया काठमांडू। अच्छा। काठमांडू जाकर के मैंने कारपेट बिजनेस स्टार्ट, कारपेट वीविंग जो होता है, वुलन कारपेट। अच्छा। साल 2 साल उसमें भी रहा। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो मेरे पास एक अनुभव था ट्रांसपोर्ट लाइन का, लॉजिस्टिक का। 1994 की बात है। 91 में मैंने स्टार्ट किया था वो काठमांडू में। वापस 93 में काठमांडू नेपाल से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया कि वापस लॉजिस्टिक्स में वापस आए। आने के बाद में मैंने फिर कलकत्ते में भी ऑफिस कर ली, वहाँ भी कर ली। उसके बाद फिर दोबारा घूम के देखने का मौका नहीं लगा। क्या बात है, क्या फिर जो भी चीज़ आज नेपाल में अगर किसी को भी लाइक जैसे बल्क हैंडलिंग करनी है, तो लोग हम लोगों को जानते नहीं है। मैंने वर्ल्ड मार्केट में अगर नेपाल में किसी को सप्लाई करनी है, लाइक फर्टिलाइजर या इस तरह का, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। क्या बात है। मैंने एक बना रखा क्वालिटी है, ऐसा नहीं करना ही पड़ेगा, ये चीज़ नहीं, एक क्वालिटी है सही बात। जो लोग चाहते हैं। आप ले लो, बिरलाज, आदित्य बिरला ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग। सिंगापुर की 2-4 कंपनियां उससे जुड़े हुए हैं। सैमसंग भी केमिकल था, उससे जुड़े हुए थे। इंडियन पोटास लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेमी गवर्नमेंट की है, उसके भी हम लोग एज एजेंट इन नेपाल, मिंट फॉर नेपाल है। तो ये सब रीज़न रहा है, क्वालिटी, रिलेशंस। और एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। एक बात, हाँ बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब नगराज जी काठमांडू में थे, शायद पता नहीं नगराज जी को याद होगा या नहीं होगा, तो मैं और मेरी वाइफ और छोटा बच्चा था 2 साल का, तो हम होटल में रुके और इनका कोई एक डॉक्यूमेंट्स था। तो मैंने उस समय फोन, मोबाइल वगैरह थे नहीं, मैंने होटल से फोन किया, नगराज जी आपका एक कोई लेटर है या डॉक्यूमेंट्स या कोई पैकेट होगा, आप खुद आए वहाँ होटल पे। और उस समय अपन भी होटल छोटे मोटे जो भी है उसी में वही था। तो रुके, तो नगराज जी बोलते हैं, कमल जी एक काम करो, घर चलो आप। मैं कि नहीं, होटल ले गया। अच्छा, उस समय क्या एयरपोर्ट से जो टैक्सी थी उनका कमीशन फिक्स होता था। अच्छा। तो 3 दिन का उन्होंने
डिपॉजिट भी करवा लिया था होटल वालों ने। हाँ। ये बोला नहीं घर से, हमने बोला नहीं होटल लिया हुआ है, बोला नहीं आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छी सुविधा रहेगी, आप होटल को अभी चेकआउट करो। और ये अपने घर लेके चले गए। अच्छा, तो मुझे आज भी वो पल याद है। क्या बात है। हाँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे लिए। देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे हमारे अध्यक्ष महोदय ने दिया। जो आपसी सौहार्द की बात होती है, जो मिलनसारिता की बात होती है, वो एक सफल व्यक्ति की कहीं ना कहीं पहचान होती है, और ये गुण इनमें कूट कूट के भरे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, तो आपके बिजनेस का सक्सेस मंत्र क्या रहा? क्या सिद्धांत आपने अपनाकर अपने बिजनेस को फैलाया, जो कारण बना आपके जीवन, आपके बिजनेस के सक्सेस का? दो चीज़ है, सत्यता, क्लैरिटी एंड सर्विसेज। कभी भी झूठ पे पाँव रखना मतलब अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना है। जो चीज़ें हैं, अगर आप अपने व्यापार के प्रति समर्पित हैं और अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मूल मंत्र मेरा रहा। क्या बात कर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है यहाँ पे कि डेडिकेशन एंड फोकस, दीज टू क्वालिटीज वन शुड हैव, तो बिजनेस में सक्सेस पाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और साथ में इंटीग्रिटी, which is very very something which is very very valuable, which one should inherit while doing business। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो हनुमान रोडवेज का नाम हुआ, वो नाम इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने व्यापार में he was very focused, very dedicated, and he also inherited integrity। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे के लिए। तो जब आप उस दौर से गुजर रहे थे, शुरुआती दौर से अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो गाइड करता है, मेंटर करता है, या कोई ना कोई मार्गदर्शक होता है जिसके पास आप जाते हो सॉल्यूशंस के लिए। तो क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति था, कोई ऐसा मार्गदर्शक था हु गाइडेड यू? नहीं, मेरे फादर ही मेरे को गाइडलाइंस देते थे। उन्होंने बहुत ही जो दिया, गाइडेंस दिया उन्होंने, उन्हीं की देन मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो वो पिता से ही, माता पिता से ही प्राप्त होती है, और उनका जो क्रेडिट जो मिलना चाहिए उन्हें, हमेशा वो हम उन्हें दें, चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो जाएं। दोज पीपल हु हैव हेल्प्ड अस इन आवर जर्नी ऑफ सक्सेस, उनको वो क्रेडिट हमेशा देना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने माना कि इनके पिता जो थे, उनके गाइड थे, इनके मेंटोर थे। तो एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका धर्म संघ से भी काफ़ी लगाव रहा है। हाँ। तो वो लगाव, आप तेरापंथ महासभा के ट्रस्टी भी हैं, कलकत्ता में एक समाज सेवी के रूप में भी आप जाने जाते हैं। तो फिर वो कैसे हुआ आपका, कैसे आप? देखिए, शुरू से जोगबनी में रहते हुए जो सानिध्य मिला, तो एक उससे प्लस घर के अंदर जो वातावरण था कि साल में एक बार गुरुओं का दर्शन करना, जाना करना, वो वहाँ से चला। फिर मैं जब कलकत्ते आया तो एक सर्किल बनी कलकत्ते में भी। कलकत्ते में बनने के बाद प्लस गुरुओं के दर्शन करने जाना करना, उनके विचारों को, उनकी बातों को, उनको समझना, उनके अट्रैक्शन का कारण बना। उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो कोई ऐसी बात जो हमारे धर्म संघ में आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा, चाहे वो आचार्य श्री तुलसी जी की बात हो, या महाप्रज्ञा जी की, या महाश्रमण जी की, धर्म संघ से रिलेटेड कोई ऐसा? मेरा था कि आचार्य महाप्रज्ञा जी से थोड़ा सा, आचार्य गुरु जी तुलसी के टाइम में तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं था। महाश्रमण जी में हर साल जाना आना रहता था। उनके सानिध्य से उनसे एक प्रेरणा मिलती थी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और उसके बाद तो कलकत्ते में रहने के बाद जैसे सभी सभा संस्थाओं से जुड़ाव और लोग काम करना और करना। तो नगराज जी, जब हम सभा संस्थाओं से जुड़ते हैं, तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारे विचार नहीं मिलते,
कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारा विरोध भी होता है। तो आपका अनुभव कैसे रहा और किस तरह मेरा आपने- एक ही रहा कि कर्म करो, कंट्रोवर्सी में मत जाओ, क्या बात है, क्या बात है। बस। एक और जोरदार ताली हो जाएंगे लिए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात की है कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जब सभा संस्थाओं से जुड़ते हैं, हम जब सोशल लाइफ में एक्टिव होते हैं, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें अपना जो एफर्ट है उस एफर्ट को हम जारी रखें। हम वो चिंता नहीं करें कि फिर आगे क्या होगा, और कोई भी ऐसे विवाद की स्थिति में हम नहीं आए। हम अपना कार्य करते रहें निरंतर रूप में, कहीं ना कहीं हमें सफलता ज़रूर हासिल होगी। तो नगराज जी, ये धर्म संघ और आपका जो बिजनेस लाइफ है, अभी आप उसमें बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश करते हैं आप? कहीं ना कहीं टाइम मिल जाता है आपको? निकालना पड़ता है टाइम, निकालना मैनेजमेंट निकालना पड़ता है टाइम, तो मैनेजमेंट करना ही होगा ना, सही। अदरवाइज तो मुश्किल है। ऐसे भी सिस्टम है, सिस्टम बना रखा है हमने अलग अलग, अपनी कंपनी में भी सबको एक डिवीजन बांट रखा है, Delegate कर रखा है। डेलीगेट कर रखा है, अपने हिसाब से चल रही है। तो हाउ डू यू सी योर बिजनेस? आप अपने बिजनेस को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? काफ़ी इनोवेशंस हो रहे हैं, पर्टिकुलरली इन दी स्टार्टअप इकोसिस्टम। काफ़ी कंपनियाँ आ रही हैं लॉजिस्टिक में, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, परिवर्तन का दौर है। तो आज आप 5 साल बाद अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं? क्या वही ट्रेडिशनल बिजनेस की कंटिन्यू रहेगा या कहीं ना कहीं? कभी भी नहीं। अगर आप ट्रेडिशनल वे में चलोगे और आप अपने तक सीमित रखोगे तो काम नहीं कर पाओगे। लाइक उसको कॉर्पोरेट की तरह ले जाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट सबको दे करके, डिवीजन बांट कर, व्यवस्थाएं करके, प्लानिंग करके करना होगा, आप आगे बढ़ पाओगे। और नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी अडॉप्ट करना होगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा उसको। तो एक और जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। देखा, एक जो बात इन्होंने फरमाई है कि वन शुड बी फ्लेक्सिबल विद टाइम। हमारे आज के जो ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम हैं और समय के साथ हम उनको अपनाते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम जीवन की रेस में पीछे हो जाएं। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ बताई कि वी हैव टू चेंज विद टाइम्स, वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्व्स, वी हैव टू विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये जो तमाम युवा जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, स्पेशली द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज का जो युवा वर्ग है उनमें पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है। बहुत कुछ पाना चाहते हैं बहुत कम समय में। तो व्हाट्स योर मैसेज टू दोज एंटरप्रेन्योर्स? पैसेंस तो रखना ही होगा, प्लानिंग करनी ही होगी, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, इन्होंने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है कि पेशेंस इज द की। पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी आज का जो युवा वर्ग है वो अपने जीवन में पेशेंस एंड प्लानिंग, planning, 2 P's, patience and planning, that is something which is very very important. तो हमने आपके बारे में ये भी सुन रखा है कि यू आर ए वेरी गुड कुक। सही है? ये ऐसा है कि सबके अपने अपने ये कुछ चीज़ें हैं। हाँ। मेरे को अच्छा लगता है बनाना और खिलाना। तो ये कहाँ से सीखा आपने? कहीं से सीखा? बचपन से ये एक आदत है, आदत होता है, अपने अच्छा, आप। अच्छा। मैं किचन है तो मैं कुछ करता हूँ, हाँ। तो लग गए। कौन सा कुजीन? राजस्थानी कुजीन, इंडियन, कुछ भी? एनी अच्छा, क्या बात। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, एनीथिंग। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस बस्टर है, कहीं ना कहीं जो वो जब आप करते हैं तो बिजनेस जो तनाव मुक्त होना चाहिए, हेल्प करता है वो। तो कमल जी, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? मैं तो इनके हाथों का अच्छा। काठमांडू में खा चुका हूं। तो कैसा रहा अनुभव? कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बहुत सरल हैं और ऐसे ये जहाँ से आए हुए हैं, हमारा और इनका गांव ओनली 5 किलोमीटर, अच्छा। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो मैं जहाँ जन्म लिया मैंने, हाँ, जहाँ वहाँ जन्म से इनका गांव की दूरी 5 किलोमीटर की बस है। बीच में एक नदी है। और वैसे भी हमारे जहाँ से हमारे जीजा जी हैं, उस परिवार में इनकी शादी हुई है। अच्छा। परिवार में शादी हुई है, तो हम काफी वर्षों। तो बहुत सारी गंभीर बातें हो गई कमल जी, कुछ हल्की फुल्की बातें भी हो जाएं इनके साथ में।
हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी हास्य में बहुत विश्वास करते थे। अगर हम उनकी कहानियाँ पढ़ें तो कहीं ना कहीं हास्य की बातों से बहुत सारी गंभीर बातें उन्होंने समझा दी लोगों को। तो कुछ हंसी मजाक की भी बातें हो जाएं आपके साथ, अगर आप कोई आज्ञा दें तो। तो सर्वप्रथम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी धर्मपत्नी को किस नाम से बुलाते हैं? नाम ही उसका रानी है। रानी है। रानी है, क्या बात है, नाम ही रानी है। अब वो रानी पे भी नहीं सुनती, महारानी बोलना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। और वो आपको किस नाम से पुकारती है? मेरा नाम नागराज है, तो उसी नाम से पुकारती है। अच्छा, आप अगर आपको मौका दिया जाए कि कहीं पर आपको विदेश घूमने जाना है और विदेश साथ में आपको कोई हीरोइन को लेके जाना है, कोई एक्ट्रेस है उसको लेके जाना है, तो किसको लेके जाएंगे? फैमिली या एक्ट्रेस दोनों में से चाहिए या खाली एक्ट्रेस, चॉइस नहीं है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ट्रैवलिंग विद माय फैमिली। यू विल प्रेफर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपकी वाइफ आपसे रूठ जाती है तो मनाने के जो जतन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? सब अपने आप में सोचें, अपने अपने रास्ते हैं। आप कैसे मना सकते हैं? तो ये जो देख रहे हैं तमाम जो दर्शकगण, वो अब सीखना चाहते हैं आपसे कुछ? देखिए कोई गिफ्ट देते हैं या कैसे? देखिए, गिफ्ट वगैरह तो कोई खास बात नहीं है। हाँ। आप प्रेम से कैसे समझा सकते क्या हैं? बात सबसे है। बड़ी बात है प्रेम। सबसे बड़ी बात है, क्या बात है, एक क्षणिक का गिफ्ट देके खुश कर दो, उससे क्या बहुत होना है? बड़ी बात कही। और आप रूठ जाते हैं तब भाभी जी कैसे बनाती है? बिल्कुल मनाती है, वही प्रेम की बातें हैं। प्रेम की बात है। बस, और कुछ नहीं है। क्या लेना देना, आप क्या दे सकते हो, क्या ले सकते हो? सही है, सही है, सही है। आपको अगर अपनी वाइफ को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना हो, कोई गीत, तो ये मौका है आज। देखिए, गुनगुनाना अलग बात है, गा नहीं पाता हूँ। आप गुनगुनाइए, हम आपके साथ गाएंगे। चलिए, कोई भी गाना आपके जो जहन में आ रहा हो, पुराना गाना, नया गाना। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है, नहीं पूरा एक जोरदार ताली। नगराज जी हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा लगा हमें। राजस्थान परिषद की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा, धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, बहुत बढ़िया।